तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बदलते हुए आर्म्स मार्केट की, और इसकी कहानी शुरू होती है ब्राजील के साथ हुई एक ऐसी मिसाइल डील से जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सवाल ये है कि 2024 के आखिर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्राजील ने यूरोप के मशहूर मिसाइल सिस्टम्स को छोड़कर इंडिया के आकाश सिस्टम पर गौर करना शुरू कर दिया। मतलब सोचिए, साल की शुरुआत में बात कहीं और थी और साल खत्म होते होते पूरा खेल ही पलट गया। आखिर क्यों? एक तरफ थे यूरोप के टाइम टेस्टेड प्रूवन सिस्टम्स और दूसरी तरफ इंडिया का आकाश मिसाइल। देखिए, ब्राजील का ये डिसीजन कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। तो फिर इसके पीछे असली वजह क्या थी? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया? तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि ब्राजील का मन अचानक से बदला कैसे। इस यू टर्न का टर्निंग पॉइंट था आकाश मिसाइल सिस्टम का एकदम शानदार परफॉर्मेंस। असल में हाल ही में हुए एक कॉन्फ्लिक्ट जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, उसमें आकाश ने कमाल कर दिया और इसकी परफॉर्मेंस पर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नजर पड़ी, जिसमें ब्राजील भी था। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई टेस्ट नहीं था, ये असली जंग में रियल वर्ल्ड कॉम्बैट में साबित हुई कामयाबी थी। तो ये आकाश मिसाइल आखिर है क्या? देखिए, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली। इसे बनाया है डीआरडीओ ने। इसकी रेंज है लगभग 25 से 30 किलोमीटर, जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज में आती है। और हाँ, इसका पहला एक्सपोर्ट कस्टमर आर्मेनिया बना था। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसका एक नेक्स्ट जेन यानी एनजी वर्जन भी है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है, लेकिन फिलहाल उसे एक्सपोर्ट के लिए नहीं रखा गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी का सिंबल है। एक ऐसा सफर जिसमें इंडिया दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार से एक बड़ा विक्रेता बनने की राह पर है। 15%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये नंबर शायद आम लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। ये कहानी है 2014 की। तब पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बिकते थे, उनका 15% हिस्सा अकेले इंडिया खरीद रहा था। हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर थे। इसका सीधा सा मतलब था कि हमारी सेना फॉरेन कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। लेकिन फिर यहां से चीजें बदलनी शुरू हुईं। तो देखिए, ये सफर 2014 में सिपरी रिपोर्ट ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर घोषित किया। उसके ठीक बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, जिसका मकसद था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। और 2024 आते आते हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और अब जो 2029 के लिए टारगेट रखा गया है, वो और भी एम्बिशियस है। और इस बदलाव को समझने के लिए ये नंबर्स काफी हैं। 2013-14 में सोचिए, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था सिर्फ 686 करोड़ रुपए, और 2024-25 में ये फिगर पहुंच गया 23,622 करोड़। ये लगभग 34 गुना का जंप है एक डेकेड के अंदर। और अब 2029 का टारगेट है 50,000 करोड़ रुपए। कमाल है ना? तो आखिर ये इतना बड़ा जंप आया कैसे? एक नए आर्म्स सेलर के रूप में इंडिया आखिर किन देशों को टारगेट कर रहा है? इंडिया का फोकस है ग्लोबल साउथ पर। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है? ये टर्म यूज होता है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों के लिए जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड हैं। आमतौर पर इन देशों के इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल चैलेंजेस एक जैसे होते हैं, जिन्हें इंडिया शायद बाकी देशों से बेहतर समझता है। तो इस मार्केट में इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? यहाँ पर इंडिया का मुकाबला है चीन से। देखिए, चीन अक्सर बंडल पैकेज डील्स ऑफर करता है, जिसमें हथियारों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स भी होते हैं, और कई बार देश डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बिल्कुल उलट इंडिया एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप का मॉडल दे रहा है। यानी हम सिर्फ बेच नहीं रहे, हम को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके साथ कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है, एकदम क्लीन डील। लेकिन एक बड़ा आर्म्स सेलर बना इतना आसान भी नहीं है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इंडिया को अपने पुराने पार्टनर्स और नए एम्बिशंस के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। इसे समझने के लिए रशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। 2012 से 16 के बीच हमारे लगभग 68% हथियार रशिया से आते थे, लेकिन 2017 से 2022 तक ये फिगर गिरकर 36% पर आ गया। ये सिर्फ एक नंबर का गिरना नहीं है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। तो रशिया से ये दूरी क्यों? इसके कई बड़े कारण थे।
एक, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से S-400 जैसे सिस्टम्स और फ्रिगेट्स की डिलीवरी में अचानक से बहुत डिलेज होने लगे। दूसरा, अमेरिका के सैंक्शंस का खतरा हमेशा बना रहता है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा, हमारी T-90 टैंक्स और Su-30 MKI जेट्स जैसे मेन हार्डवेयर के लिए स्पेयर पार्ट्स की कमी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई थी। ऐसे में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक चॉइस नहीं, एक ज़रूरत बन गई थी। और ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के इस कोट से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट में इजराइल को हथियार बेचे, हमें अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस फाइटर के लिए उनके कंपोनेंट्स की जरूरत है। मतलब साफ है, कई बार नेशनल इंटरेस्ट के लिए ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं जिससे अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स चलते रहें। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है। तो चलिए अब वापस आते हैं ब्राजील पर, क्योंकि ये डील सिर्फ एक सिंपल आर्म्स सेल बिल्कुल नहीं है, ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस है। कैसे, आइए समझते हैं। इस ब्राजील स्ट्रैटेजी के पीछे 4 बड़े पिलर्स हैं, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक को प्रोडक्शन हब बनाना, ताकि वहीं पे इंडियन डिफेंस सिस्टम्स बनाए जा सकें। नंबर 2, ब्राजील को एक गेटवे की तरह यूज करके पूरे लैटिन अमेरिका के मार्केट में एंटर करना। नंबर 3, उस रीजन में चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव देकर। और नंबर 4, जो शायद सबसे ब्रिलियंट मूव है, ब्राजील के बेहतर यूरोपियन रिलेशंस का फायदा उठाकर। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए ब्राजील एक परफेक्ट पार्टनर है। क्यों? क्योंकि एक तो वो नॉन अलाइन मूवमेंट का एक्टिव मेंबर है, दूसरा उसके बॉर्डर पर कोई इमीडिएट हाई थ्रेट डिस्प्यूट नहीं है जिससे वो एक पॉलिटिकली नॉन सेंसिटिव लोकेशन बन जाता है, तीसरा 2025 में वो ब्रिक्स का चेयर होगा जिससे डिप्लोमैटिक कोऑपरेशन और बढ़ेगा, और आखिर में वो इंडिया के लिए वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक पहुंचने का एक पुल बन सकता है। तो आखिर में वही सवाल, क्या एक अकेली मिसाइल डील किसी देश की पूरी दुनिया में जो जगह है उसे नए सिरे से डिफाइन कर सकती है? आकाश ब्राजील की ये कहानी तो यही बताती है कि ये खेल सिर्फ हथियारों का है ही नहीं, ये खेल है एम्बिशन का, स्ट्रैटेजी का और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का। इसके बारे में सोचना जरूरी है।